वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोगों ने बायो-सेवार्ट लॉ के बारे में पढ़ा था और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड निकालने की तरफ भी हम लोगों ने स्टेप बढ़ाए थे। तो जो पिछले क्लासेस में हमने पढ़े थे मैं ज़रा एक बार आपको रिवीजन कर देता हूँ। उसके हिसाब से अगर कोई छोटा सा करंट एलिमेंट हो जिसका नाम है आइडियल, जिसका डायरेक्शन इधर हो, तो उस करंट एलिमेंट से आर डिस्टेंस दूर इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड होगा dV इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग थीटा कहते हैं। इसका डायरेक्शन ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन विल बी अलोंग आइडियल क्रॉस आर। का मतलब है ये आइडियल का डायरेक्शन है और ये आर का डायरेक्शन है। तो आइडियल क्रॉस आर का मतलब है तीसरे प्लेन में, मतलब आइडियल आर, आइडियल की ओर हाथ करें, आर की ओर घुमाएं और ये अंगूठा आपको दिखाएगा कि आइडियल क्रॉस आर किधर है, वो अंदर की ओर है। ध्यान दीजिएगा कि आइडियल क्रॉस आर वेक्टर आइडियल यानी करंट और आर यानी डिस्टेंस दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। याद रखिएगा, आइडियल एंड आर दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, ये ध्यान दीजिएगा, कभी भूलें नहीं आप। और इसी के हिसाब से हम लोगों ने जब इनफिनाइट, ठीक है, एक फिनाइट वाले को देख लेते हैं। अगर किसी लंबे करंट, स्ट्रेट करंट का मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो डिस्टेंस d पर, तो मान लीजिए कि इस इलाके से θ1 और इस इलाके से θ2 का एंगल बनाता हो, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी ब्रैकेट साइन θ1 प्लस साइन θ2। साथ ही साथ आपको यह भी बताया था कि अगर ये करंट एक साइड हो, जैसे फील्ड यहां पे निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, आप इसको बढ़ा देंगे और ये डिस्टेंस d हो जाएगा। यहां से पहले एंड का थीटा है और ये दूसरे एंड का थीटा है, तो ऐसी हालत में फॉर्मूला होगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन θ2 माइनस साइन θ1। और डायरेक्शन के लिए आपको मैंने अलग से बताया था कि करंट के दाहिने जाएंगे तो डायरेक्शन होगा इनवर्ड, करंट के बाएं रहेंगे तो डायरेक्शन होगा आउटवर्ड। इसी के साथ हम लोगों ने यह भी सीखा था कि अगर कोई करंट सर्कुलर आर्क के फॉर्म में हो तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू एंगल। ये जो एंगल है, ये वाली जो एंगल है, ये रेडियन में लिखिएगा। और इसी के साथ साथ हम लोगों ने यह भी सीखा था इसके डिडक्शन के रूप में कि अगर एक पूरी करंट लूप हो तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई बाई 2 आर। अगर आधी करंट लूप हो तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई बाई 4 आर। और कोई भी एंगल हो तो फॉर्मूला होगा ये। तो इस हिसाब से हम लोगों ने इस पूरे टॉपिक को पढ़ा था। डायरेक्शन के बारे में भी आपको बहुत सारी आइडियाज दी थी। तो अब हम लोग आगे बढ़ें और चीजों को थोड़े से डिटेल में देखें। जैसे हम लोगों ने ये सीखा कि जो करंट लूप है, इसके सेंटर पर तो इतना फील्ड है, परंतु इसके एक्सिस पर कितना फील्ड है वो हमें नहीं जानकारी है। इसलिए चलिए आज हम लोग इस लूप का एक्सिस जो है, उस एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालें। जो एक्सप्रेशन आने जा रहा है बेहद इंपॉर्टेंट है, हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग अगला टॉपिक लें, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट लूप। सर्कुलर करंट लूप कहना ज्यादा उचित है। और एट द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट एक्सिस। मान लीजिए कि आपके पास एक करंट लूप है। ध्यान दीजिएगा, लूप तो भाई 3 डायमेंशनल चीज होती है। तो इस लूप को गौर कीजिएगा कि ये लूप कैसी है। ध्यान दीजिएगा कि ये लूप, ये ऊपर है और यहां से करंट अंदर गई है और फिर बाहर आई है। मतलब लूप ऐसी है, ना कि ऐसी जैसे कि मैंने बोर्ड पे बनाई है। यहां पर आपका इमेजिनेशन बहुत काम करेगा। ये जो करंट है ये बोर्ड के अंदर घुस रही है और वहां से निकल के आ रही है, मतलब लूप का मुंह सामने है। इसलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैं खास तौर पे आपको लिख के दे रहा हूं कि यहां पे आइडियल जो है नीचे की ओर है, अंदर की ओर है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि करंट उधर जा रही है, नहीं उधर नहीं जा रही है। असल में ये लूप ऐसे रखा हुआ है, चूंकि ब्लैक बोर्ड है ये मैं बना नहीं पा रहा,
आप समझ लें कि करंट ऐसे जाके फिर अंदर घुस के फिर ऐसे निकलती है, मतलब लूप सामने की ओर रखा हुआ है, उधर की ओर फेस करता हुआ लूप रखा हुआ है। इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया है कि आइडियल भीतर की ओर माना जाए। इसका रेडियस r है और यहां से x डिस्टेंस दूर मेरी दिलचस्पी है फिर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूं। ध्यान दीजिएगा, तो निश्चित रूप से बाया-सेवर्ट लॉ के हिसाब से हम लोग आइडियल का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, इस टुकड़े का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। टुकड़े का मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले इसको जोड़ा और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। आइए भरते हैं, तो dB होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, आई तो ठीक समझ में आ रहा है मुझे, dl भी समझ में आ रहा है। ये साइन थीटा कितना लेंगे? ये साइन थीटा क्या है? साइन थीटा है dl यानी करंट एलिमेंट और r के बीच का एंगल। तो करंट एलिमेंट किधर की ओर है? अंदर की ओर है, ऐसे है, और r ये है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल हुआ? 90 डिग्री। इसलिए याद रखिएगा ये थीटा का वैल्यू इस जगह 90 डिग्री होगा। यहां कंफ्यूज मत हो जाइएगा, स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये जो पिक्चर बना है उसमें आइडियल अंदर की ओर है, ऐसा नहीं जैसा शो कर रहा हूं, ये करंट अंदर गई है और फिर बाहर आई है। तो इस एंड पे आइडियल भीतर की ओर है और ये डिस्टेंस है, तो आपका एंगल ये 90 डिग्री होगा। इसलिए साइन 90 हो जाएगा बाई ये जो डिस्टेंस है r, इसके बदले हम लोग क्या लिख दें? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख दें। समझ गए आप? अब आगे बढ़ी डायरेक्शन। जहां तक डायरेक्शन की बात है, डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन मैंने आपको पहले बताया है कि ये आइडियल और r दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। आइडियल और r दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। तो आइडियल तो अंदर है और ये रहा r, तो इस बोर्ड पे मैं जितने भी मैग्नेटिक फील्ड बना दूं वो सभी मैग्नेटिक फील्ड आइडियल पर परपेंडिकुलर होंगे। खाली r पे परपेंडिकुलर आपको खींच देना है, माने dB ठीक से देख लीजिए डायरेक्शन उसका। क्यों? ये जो dB है ये न सिर्फ r पे परपेंडिकुलर है बल्कि आइडियल पर भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि आइडियल अंदर की ओर है। बहुत से बहुत होगा तो dB का वैल्यू इधर जाएगा, नहीं तो इधर जाएगा, दो में से एक ऑप्शन आपको मिलेगा। क्योंकि ये इस तरह का पिक्चर है कि डायरेक्शन पूरी तरह डिटरमिन नहीं हो रहा, तो ये जो dB है उसका डायरेक्शन मैंने r और आइडियल दोनों पे परपेंडिकुलर लिया है, तो जाहिर है वो उस डायरेक्शन में जाएगा। अब ये देख लीजिए कि जैसा कि आप देख रहे हैं ये dB आपका इस तरह का है। आपको डायरेक्शन समझ में आ गया ना? dB इज अलोंग परपेंडिकुलर टू आइडियल एंड r बोथ। तो इस पे परपेंडिकुलर आप खींच दीजिए, इस पे परपेंडिकुलर ऑलरेडी हो गया क्योंकि ये आइडियल अंदर की ओर है। अब इस dB के दो कंपोनेंट कर देते हैं, चलिए इसको थीटा मान लेते हैं। तो यहां पे दो कंपोनेंट आएंगे, एक होगा dB cos थीटा और एक होगा dB sin थीटा। ध्यान दीजिए, आप जानते हैं कि जब इस लूप में हम पूरा घूमेंगे तो dB sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि अगर ये लूप का ये वाला पोर्शन है और dB sin थीटा ऊपर है तो यहां पे जो पोर्शन होगा उसका dB sin थीटा नीचे होगा। इस तरह से इसमें जब पूरा घूमेंगे तो ये dB sin थीटा पूरा चिड़िया के पंख की तरफ फैलेगा और ये dB sin थीटा कैंसिल हो जाएगा। लेकिन dB cos थीटा सभी लूपों का, सभी छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स का dB cos थीटा उधर ही रहेगा, इसलिए ये dB cos थीटा बाद में बच जाएगा। इसलिए असल में जब हमें फील्ड निकालना पड़ेगा तो हम फील्ड एक्सियल निकालेंगे, एक्सिस की ओर का फील्ड निकालेंगे और ये इसमें cos थीटा से गुना करके उसको इंटीग्रेट करेंगे। आइडियल बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इंटू cos थीटा जब कर देंगे तो एक्सियल हो जाएगा और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, इससे हमें एक्सिस की फील्ड मिल जाएगी। इस तरफ वाली फील्ड है ही नहीं। अब इसी को इंटीग्रेट करना है, आप जो कह दें। इसको इंटीग्रेट करते समय देख लीजिए ठीक से, ये r कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, i कांस्टेंट है, म्यू जीरो, ये सब कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है। खाली आपको cos थीटा का एक यहां पे वैल्यू भरना पड़ेगा, बाकी dl का वैल्यू भर देंगे। तो b एक्सियल का फॉर्मूला हुआ, ध्यान दीजिएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई i, नीचे है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। cos थीटा का वैल्यू आपको भरना है, cos थीटा भी तो कांस्टेंट ही है। देखिए ठीक से, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा है, तो ये थीटा है। cos थीटा का वैल्यू भर रहे हैं r बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
टू द पावर हाफ। भर दिया। अब रही बात डीएल, तो डीएल का पूरा इंटीग्रेशन करेंगे, तो डीएल का पूरा इंटीग्रेशन करेंगे तो ये सरकमफेरेंस मिलेगा, यानी कि कितना मिलेगा 2 पाई आर। हो गया इंटीग्रेशन। हर बार इंटीग्रेशन करना जरूरी नहीं है, डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे, डीएल लिमिट जाएगी 0 से लेके 2 पाई आर के बीच, तो ये 2 पाई आर बचेगा। और आप इसको तोड़ दीजिए, बी एक्सीएल हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई, ध्यान दीजिएगा, 2 आई पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 एक्सिस की ओर। अब यहां पे गौर कीजिए कि ये आपको लगता होगा कि ये अभी तक का सबसे खराब फॉर्मूला है याद करने के लिहाज से। इसमें बहुत इनसाइट्स हैं, यहां पे मैं आपको बता रहा हूं। तो कुल मिला जुला के आपने ये देखा कि एक करंट लूप का मैग्नेटिक फील्ड उसके एक्सिस पर जो होगा वो इतना होगा। हर बार जो स्टूडेंट्स पहले पहले पढ़ते हैं उनको ऐसा लगता है कि ये तो अजीब सा है, बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन गौर कीजिएगा, हम लोग इसको तुरंत डिकोड कर देंगे और तुरंत ही पता लगेगा कि अरे ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बता रहा है। आइए अब आपको दिखाएं कि ये जो फॉर्मूला हमने निकाला, क्या इस फॉर्मूले को आपने कभी देखा है? क्या ऐसा कोई फॉर्मूला आपको दिखा है? मैं आपको जवाब दूंगा कि हां दिखा है। जब आप किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का, ध्यान दीजिएगा, जब आप किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं यहां पर, तो याद कीजिए कि उसका जो डाइपोल का आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था कितना था? वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 p बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब इसी को हम लोगों ने क्या किया था कि चूंकि d बेहद छोटा होता है इसलिए हमने d को इसके मुकाबले में उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, खत्म कर दिया और r क्यूब कर दिया था, तो ये 2p बाई आर क्यूब करके आ जाता है। ये जो फॉर्मूला है डाइपोल मोमेंट के फील्ड का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। गौर कीजिएगा, ये फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा है। अब इस फॉर्मूले को जरा यहां से मिला के देखिए, मिलाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बाद ये आया, ये आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 3/2 भी यहां पे दिख रहा है आपको, 2 भी यहां पे दिख रहा है, वहां पे p है, यहां पे i इंटू पाई आर स्क्वायर है। मतलब ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला पूरी तरह से मैच है। अगर वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है तो क्या हम नहीं कह सकते कि ये भी मैग्नेटिक डाइपोल के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है? क्योंकि एकदम पूरी तरह से मैचिंग है। मैग्नेटिक डाइपोल का मैग्नेटिक फील्ड ये निकला, कहां पे निकला? एट एक्सिस, एक्सिस पे तो है। तो क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एक करंट लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल है? कीजिए, याद रखिए, ए करंट लूप इज ए मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल तो आप जानते हैं, एक चार्ज Q और एक चार्ज -Q को जब मिलाएंगे तो टोटल चार्ज 0 हो जाएगा। इस 0 चार्ज के होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। इस सिस्टम को तो डाइपोल कहते हैं। उसी तरह से जब एक करंट का लूप बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब आप करंट का लूप बनाते हैं तो इसमें से हर छोटा लूप एक करंट एलिमेंट है, आइडियल। हर छोटा लूप, हर छोटा जो पार्ट है वो एक सोर्स है। लेकिन जब इस पूरे लूप के अंदर इस आइडियल को इंटीग्रेट करेंगे तो 0 आता है, क्योंकि डीएल तो पूरा 0 से चल के 0 पे आ गया। इसलिए एक करंट लूप के अंदर टोटल करंट एलिमेंट 0 होता है। तो नियम के मुताबिक टोटल मैग्नेटिक फील्ड 0 होना चाहिए? नहीं, क्योंकि ये सारी छोटी छोटी जो टुकड़ियां हैं वो अलग अलग लोकेशन पर है, इसलिए किसी भी पॉइंट पर इनका मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगा। सेम कंसेप्ट यहां पे भी अप्लाई हो रहा है। तो इसीलिए हम यहां पे कह रहे हैं आपको कि एक छोटा सा करंट एलिमेंट एक सोर्स हो सकता है
और एक क्लोज लूप में टोटल करंट एलिमेंट 0 हो सकते हैं, लेकिन टोटल करंट एलिमेंट्स जो भी हैं वहां पे करोड़ों की संख्या में, वो करंट एलिमेंट्स की लोकेशन सेम नहीं है, इसलिए किसी भी पॉइंट पर जब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो वो 0 नहीं आता। तो अगर बिना करंट एलिमेंट के ही मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो हमें इस सिस्टम को कुछ नया नाम देना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा सिस्टम पहले आ चुका है, इसलिए हमने उसको ही फॉलो करते हुए इसका नाम रखा मैग्नेटिक डाइपोल। अब आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर मैग्नेटिक डाइपोल किया आपने तो मैग्नेटिक चार्ज किधर गया? ध्यान दीजिए, ये नेचर की एक विशेषता है कि मैग्नेटिज्म में चार्ज नहीं है। मैग्नेटिज्म की शुरुआत ही डाइपोल से होती है। मैग्नेटिक मोनोपोल्स जो होते हैं ना, एग्जिस्ट नहीं करते हैं। प्रैक्टिकली अभी हमें नहीं मिले हैं, थियोरिटिकली हम लोगों ने बनाए हैं, परंतु प्रैक्टिकली मैग्नेटिक डाइपोल से ही शुरुआत होती है। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज था पहले, फिर चार्जेस 0 हो गए तो डाइपोल बना। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि मैग्नेटिक पॉजिटिव मैग्नेटिक निगेटिव, ऐसा कुछ कंसेप्ट ही नहीं है। शुरुआत ही डाइपोल से होती है, मतलब पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस एक साथ ही मिलते हैं। तो एनीवे उस डिस्कशन को छोड़ दीजिए। डिस्कशन से हमें यह पता चला कि एक करंट लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है। यानी एक करंट लूप अगर इस तरह का है तो ये एक मैग्नेटिक डाइपोल है, ये मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है। कितना है भाई मैग्नेटिक डाइपोल, कैसा है? तो जैसे यहां पे आपने डाइपोल मोमेंट निकाला था, उसी तरह से यहां पे भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आप लिखेंगे। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आपको पहले से मालूम है, देखिए 2p है, यहां पे भी 2 इंटू समथिंग है, इसी को हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलेंगे। मतलब क्या है वो देखिए, तो I इंटू ए, आई ए यानी एरिया, I इंटू ए, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। किसी भी करंट लूप का करंट ले लीजिए और एरिया ले लीजिए, इसको आप टोटल कर लीजिए, तो एरिया चूंकि एक वेक्टर है इसलिए आई ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर होगा। और इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो डायरेक्शन भैया करंट से पता लगाइए, ये रही करंट, तो एक इस हाथ का अंगूठा लीजिए, अपनी चारों अंगुलियों को इस करंट के हिसाब से घुमाइए। तो जब आप करंट के हिसाब से घुमाएंगे तो अंगूठा अंदर दिखा रहा है, वही एम का डायरेक्शन है। कैसे पता लगेगा? इसको क्या कहेंगे? थंब रूल से पता चलाइए। दाहिने हाथ का इस्तेमाल कीजिएगा। तो एक करंट लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है, जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है आई ए, और इसकी यूनिट आपको समझ में आ गई होगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। इस डिस्कशन को हम लोग अभी कम ही रखेंगे यहां पे, इसलिए हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2, इसको हम m कह सकते हैं, आई ए, आई इंटू पाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। देखिए पूरा मैच हो गया, यहां से यहां तक पूरा मैच हो गया। जनरली क्या होता है कि ये जो करंट लूपें होती हैं, प्राकृतिक रूप में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन जो चलते हैं ना ऑर्बिट के अंदर, तो कितनी छोटी करंट है वो थोड़े से रेडियस पे घूमती है। तो सामान्यतः हम प्रैक्टिकली जो नेचर ने हमें दे रखे हैं उसमें ये आर का वैल्यू बेहद छोटा होता है, तो इसलिए हम लोग फॉर स्मॉल करंट लूप्स बात कर लें तो फिर इस मैग्नेटिक फील्ड को लिख सकते हैं म्यू 0 बाई 4 पाई 2m बाई, ये देखिए आर स्क्वायर को पूरी तरह से हमने नेग्लेक्ट कर दिया, x ज्यादा होता है x टू द पावर क्यूब। देखिए कि पूरी तरह से फॉर्मूला मैचिंग है कि नहीं। 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 2p बाई आर क्यू था पहले, ये म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2m बाई एक्स क्यू है। इसका मतलब है कि चारों ओर से कंफर्म हो गया कि ये जो करंट लूप है ये एक मैग्नेटिक डाइपोल होती है। मैग्नेटिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट आई ए यानी करंट इंटू एरिया होता है, और वो वेक्टर होता है, डायरेक्शन ऐसे होती है। तो आइए हम लोग एक दो सवाल बना के देख लें इस जगह पे, कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं। इसके अंदर जितना भी आपने डाइपोल में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल में, वो सब यहां पर उपलब्ध है। जैसे मान लीजिए कोई पूछेगा कि ये भाई एक इस तरह की XYZ नाम का ये रहा, तो जरा सा हमको ये बताइए कि ये जो करंट लूप है, इस तरह की करंट लूप जो आई ऐसे जा रही है, XY एक्सिस पे ऐसे जा रही है अंदर की ओर, L साइज है, तो जरा इस लूप का, करंट लूप का हमको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताइए। तो डाइपोल मोमेंट होगा m बराबर आई ए आई इंटू एल स्क्वायर, डायरेक्शन जेड वाई एक्सिस यानी ऐसे है, करंट ऐसे जा रही है, क्लॉकवाइज जा रही है,
तो अंगूठा देखिए अंदर की ओर है, यानी इधर की ओर है, -x की ओर है, -i डायरेक्शन में। तो डाइपोल मोमेंट निकाला हमने -i डायरेक्शन में। उसी तरह से मान लीजिए कि ये करंट लूप जो है दो प्लेन्स में है, तब क्या करेंगे आप, दो प्लेन्स में होगी तो इसका मतलब साफ है, जैसे वो मान लीजिए ऐसी है, इस तरह की है, मान लीजिए L L L L L L करंट I बह रही है। तो ये जो आपने देखा, ये तो लूप जो है दो डायरेक्शन में आ गया, एक ऐसे है और एक ऐसे है, दो। तो इसका साफ मतलब है कि भाई देखिए ये लूप तो है, दैट मीन्स ये करंट लूप है, परंतु इसका एरिया जो है वो दो प्लेन्स में है, तो आप एरिया काउंट नहीं कर सकते। तो ऐसे में याद रखिएगा शॉर्टकट हमेशा कि इस जगह पे जहां पे करंट नहीं दिख रही है वहां पे दो करंट इमेजिन कर लीजिएगा। ये देखिए ये ऐसे आ रही है, तो आप यहां से I ले लीजिए और इधर से एक I ले लीजिए। तो इससे क्या हुआ कि I दोनों मिलके 0 भी हो गया और आपके दो लूप्स पूरे हो गए। तो जब भी ऐसा होगा तो इनके प्लेन वाइज आप अलग अलग करंट लूप बना दीजिएगा। तो अब I जा रहा है और I इधर से आ गया, एक करंट लूप कंप्लीट हो गई, और ये वाले I को भी देख लीजिए, लूप करंट कंप्लीट हो गई। तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा I इंटू एल स्क्वायर, किस डायरेक्शन में भाई, ये तो YZ में है तो उस तरफ होगा, मान लीजिए I में होगा या -I में होगा, इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। और ये वाले का जो M होगा ये तो बेस पर है, ऐसे बना हुआ है एरिया, तो इसका भी IL स्क्वायर होगा, परंतु इसका मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर की ओर होगा या नीचे की ओर होगा, तो वो होगा IL स्क्वायर, कहां पे, J में होगा। तो चूंकि I और J है इसलिए टोटल होगा IL स्क्वायर √2 मैग्नीट्यूड होगा, IL स्क्वायर बाई √2 किधर होगा, IJ के डायरेक्शन में तिरछा कहीं होगा। तो इससे क्या मतलब है, हम लोगों को फिलहाल हमें मैग्नीट्यूड निकालनी थी, हम लोगों ने देखा किस तरह से ट्रीट करते हैं। तो अभी सीखा हमने कि एक करंट लूप जो होती है वो करंट लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बजाय मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। करंट लूप का मैग्नेटिक डाइपोल ऐसे होता है, और उसके फील्ड निकाल करके और जब हम उसको कंपैरिजन करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल से तो एकदम मैच होता है। तो सारा कुछ मैच होता है, इसलिए शुरुआत से ही याद रखेंगे करंट लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल होती है। आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि जो करंट लूप होती है जिसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, हम लोग इसके बारे में सीख रहे हैं अभी। इस डिस्कशन को खत्म नहीं करना है। मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि अगर ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, एक इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों ओर गोल चक्कर काट रहा है, ध्यान दीजिएगा, निगेटिव चार्ज है वो, गौर कीजिएगा, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये करंट चल रही है इसमें, हाँ बिल्कुल, ऑर्बिट में करंट चलती है। तो ये करंट चल रही है लूप में, तो क्या इलेक्ट्रॉन का जो ये ऑर्बिट है ये एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल है, तो बिल्कुल है। तो इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिट मैग्नेटिक डाइपोल होता है। आइए अगर है तो फिर इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताइए। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे निकलेगा, आपको फॉर्मूला देना पड़ेगा IA। सबसे पहले आपको करंट निकालनी पड़ेगी। करंट का फॉर्मूला होगा चार्ज बटे टाइम। तो चार्ज रहा करंट, चार्ज E है, और टाइम ये एक चक्कर घूमने का टाइम कितना होगा, तो 2 पाई R डिवाइडेड बाई V, ये हो गया I। 2 पाई R यानी डिस्टेंस बाई वेलोसिटी करेंगे तो टाइम मिलेगा ना, तो 2 पाई R और V नीचे से लेके ऊपर चलेगा, और एरिया के बदले में हमने लिखा पाई R स्क्वायर। तो आप देखिए ये पाई पाई कट गया, R कट गया, इसलिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आया EV R बाई 2। ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज EV R बाई 2। बहुत कम है, बहुत कम है, EV R बाई 2 बहुत कम है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आपको किधर मिलती है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आपको जनरली नहीं मिलती है। रेडियस का भी वैल्यू जो है एंगस्ट्रॉम में होता है। अगर है, दोनों उपलब्ध हैं आपको, तो आप दोनों का वैल्यू पुट करके m का वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग थोड़ा कंफर्टेबली इसको ऐसे लिख सकते हैं, E इसमें m से गुना कर दीजिए, और ऊपर भी और नीचे भी। क्या फायदा हुआ, m भी R एक क्वांटिटी है, 11th क्लास याद कीजिएगा।
ये गोल चीज, गोल घूमने वाली किसी पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम है। यानी आप इसको लिख सकते हैं EL/2m, जहां पे L क्या निकला, एंगुलर मोमेंटम। आपने ठीक से यहां पे गौर कर लीजिए चीजों को। कोई भी मास जब घूमता है तो उसमें एंगुलर मोमेंटम होता है, और कोई भी चार्ज जब घूमता है तो उसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन में चार्ज और मास दोनों है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा और एंगुलर मोमेंटम भी होगा। अर्थ घूमती है ना गोल गोल राउंड, तो अर्थ में एंगुलर मोमेंटम है। अर्थ अगर एक चार्ज भी होती तो चूंकि चार्ज घूमता है तो एंगुलर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिलता है, तो वो भी होता, लेकिन अर्थ में चार्ज नहीं है, इसलिए अर्थ का मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है। परंतु ध्यान दीजिएगा, जो चीजें जो एटम्स के अंदर में है, ऑर्बिट्स के अंदर में है, जो घूम रही हैं, वहां पे मास भी है और चार्ज भी है। तो खाली याद रखिएगा, जब मास घूमेगा तो एंगुलर मोमेंटम बनेगा, और जब चार्ज घूमेगा तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनेगा, और ये दोनों चीजें आपस में रिलेटेड हैं। M/L का मैग्नीट्यूड अगर आप कहें, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड और L का मैग्नीट्यूड को देखें तो E/2m होगा। ये हमेशा सच है, इस पर ध्यान दीजिएगा, हमेशा किसी भी सिस्टम के लिए ये सच है। ये एक नेचुरल कांस्टेंट है। एक रॉड ले लीजिए, एक डिस्क ले लीजिए, स्फेयर ले लीजिए, उस पर थोड़ा चार्ज डाल दीजिए, उसको घुमा दीजिए, तो जैसे ही आपने उसको चार्ज डाला, फटाक से उसके अंदर में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। और चूंकि वो एंगुलर मोमेंटम होगा ही होगा, क्योंकि वो रिजिड बॉडी है। कुछ भी आप कर लेंगे, लेकिन आप इन दोनों का रेशियो E/2m ही मिलेगा। ये मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूं कि आप इसको करिएगा। तो एनीवे फिलहाल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन निकला EL/2m। लेकिन याद रखिएगा, नील्स बोर को आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के क्लासेस में, क्योंकि अभी हमने नहीं डिस्कस किया। नील्स बोर ने कहा था कि ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये क्वांटाइज्ड है, माने इलेक्ट्रॉन जो होता है सारे ऑर्बिटों में नहीं चलता, वो सिर्फ उन्हीं ऑर्बिटों में चलता है जिसमें L का वैल्यू NH/2π होता है। तो अगर हम यहां पे M का वैल्यू देखें तो E और L के बदले NH/2π डाल देते हैं, ताकि वो प्रैक्टिकल जो एटम का स्ट्रक्चर है उससे मैच हो जाए। यानी आपने देखा 2m, यानी M का वैल्यू हुआ NEH/4πm। यानी याद रखिएगा, किसी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा N × EH/4πm, माने कम से कम EH/4πm, नहीं तो 2EH/4πm, नहीं तो 3EH/4πm, नहीं तो 4EH/4πm। मतलब एंगुलर डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस EH/4πm का मल्टीपल ही होगा, और कम से कम EH/4π होगा। इसलिए मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है, मिनिमम वो होगा EH/4πm, और इसको हम कहते हैं बोर मैग्नेटन। बोर मैग्नेटन, मिनिमम डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, बोर मैग्नेटन। ये 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर के ऑर्डर में जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है EH/4πm। डेरिवेशन खास तौर पे ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया आपकी परीक्षा के लिए। किसी भी सिस्टम के लिए जो गोल घूम रहा हो, ये बात सही है, ध्यान दीजिएगा। एक सिस्टम हम लोग यूज कर भी लेंगे, इसमें कोई बहुत विशेष बात नहीं है। आइए अगर जल्दी से हम लोग चेक करें तो हम लोग एक सिस्टम देख लेते हैं। यहाँ पे एक रॉड रखी है, मास m, लेंथ L, चार्ज Q, और इस रॉड को हमने इस एक्सिस के क्रॉस घुमाना शुरू किया ओमेगा से। ऐसे करके घूम रही है ये रॉड। तो इस रॉड का आप L निकालिए, यानी एंगुलर मोमेंटम निकालिए, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालिए। आपको जो करना है कीजिए, और जरा रिलेशन दिखाइए। तो चलिए सबसे पहले इस रॉड का सबसे पहले हम लोग एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं। एंगुलर मोमेंटम तो 11th क्लास के रिवीजन के लिए आप जानते हैं कि मैंने वही सवाल चुनना मुझे ज्यादा पसंद है जो 11th क्लास से रिवीजन हो रहा हो। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का इसके क्रॉस होता है ml²/3 इंटू ओमेगा। ये आपका L का मैग्नीट्यूड हो गया, ml²/3 ओमेगा। आसान है।
अब चलिए आइए हम लोग इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए हमें करंट निकालनी पड़ेगी, लेकिन ये तो पूरा चार्ज ही है, तो इसमें कैसे करंट निकलेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि हम लोग x डिस्टेंस पे जाएंगे और dx नाम का एक छोटा सा पार्ट चुनेंगे। ध्यान दीजिएगा, चुना हमने, इस पे छोटा सा चार्ज कितना होगा बता सकते हैं आप? छोटा सा चार्ज होगा टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ इंटू dx। इस पे छोटा सा चार्ज है ये, और यही गोल घूम रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो छोटा सा पार्ट है ये ओमेगा की वेलोसिटी से घूम रहा है, इसलिए इसमें एक छोटी सी करंट जरूर होगी। तो चलिए हम लोग इस छोटकू का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि ये dx वाला पार्ट एक करंट लूप है। तो इसका जब हम लोग छोटा सा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालने जाते हैं तो फॉर्मूला होगा I इंटू ए। आई का वैल्यू बताइए, ये रहा dq। तो जब इसको आप देखेंगे कि ये करंट, ये चार्ज इतना है, तो इसको कितना टाइम लगेगा, क्या आप हमें बता सकते हैं इस जगह पर कितना टाइम लगेगा इसको घूमने में? तो इसका वेलोसिटी ओमेगा है, मतलब लीनियर वेलोसिटी है ओमेगा इंटू एक्स। लीनियर वेलोसिटी ओमेगा इंटू एक्स है। तो ध्यान दीजिएगा Q बाई एल डी एक्स, सबसे पहले आपने चार्ज लिखा, चार्ज में आपको भाग लगाना है टाइम से। तो टाइम का फॉर्मूला होगा 2 पाई एक्स, यानी एक चक्कर का लेंथ बाई वेलोसिटी यानी ओमेगा एक्स। कट गया, यानी 2 पाई बाई ओमेगा। तो टाइम का फॉर्मूला लिखा 2 पाई इंटू ओमेगा, तो हो गया Q बाई टी, और उसका एरिया कौन लिखेगा? पाई एक्स स्क्वायर। अब जब इसको आपने सब देखा तो dm का वैल्यू आया, पहले पाई वगैरह को काट दीजिए, आया Q ओमेगा एक्स स्क्वायर dx बाई 2l। इसी को ना इंटीग्रेट करना है हम लोगों को, तो x का वैल्यू लेंगे 0 से l में इंटीग्रेट कर देंगे। सो dm का वैल्यू आएगा Q ओमेगा बाई 2, और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा l क्यूब बाई 3। तो ये आपका dm का इंटीग्रेशन यानी कि m आया। ये रॉड का टोटल डाइपोल मोमेंट है गोल घूमने की वजह से। m आया इतना, कितना आया? Q ओमेगा एल क्यूब बाई 6। अब जरा m बाई एल करके देख लीजिए, जो मैंने आपको पहले कहा था। तो Q ओमेगा एल क्यूब बाई 6 और एम एल Q ओमेगा बाई 3, आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए। तो एम एल क्यूब, ओमेगा कट गया, m बच गया है, 3 से 2, आप देख रहे हैं ना Q बाई 2m आ रहा है ना। ये वही था जो इलेक्ट्रॉन के केस में आया था। तो मैंने आपको कहा कि ये सिस्टम नेचुरल कांस्टेंट है। किसी भी चार्ज और मास वाली चीज जब रोटेट करती है तो उसकी मास की वजह से आता है एंगुलर मोमेंटम, और उसके चार्ज के गोल घूमने की वजह से आता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और इन दोनों का रेशियो Q बाई 2m ही होता है। इसको हम लोग जाइरो मैग्नेटिक रेशियो भी कह सकते हैं। ये हमेशा कांस्टेंट ही है, इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट, ये बहुत बड़ी बात है, कोई भी शेप हो, इससे कोई मतलब नहीं है, हर शेप के लिए Q बाई 2m ही रेशियो बनेगा। इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी गोल घूमती चीज का चार्ज जानते हैं, अगर आप उसका चार्ज जानते हैं, मास जानते हैं, तो आप इन दोनों में से कोई एक निकाल लेंगे तो दूसरा निकल जाएगा। उसके शेप से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो रेशियो हमेशा Q बाई 2m होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इस चीज को देखा कि कैसे हम लोग एंगुलर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को डेवलप करते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे बच गई है, चूंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग फिर से लाएंगे। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था कि भाई वो आया कहां से बीच में। तो हमने देखा कि चूंकि फॉर्मूला मैच कर गया था हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल से, तो हमने उस कंसेप्ट को यहां पे लाया और उस चीज को डिस्कस किया। थोड़ी देर के लिए फिर से ध्यान दे दीजिए। मान लीजिए ये करंट लूप है, करंट I, और ये रेडियस R है। तो इससे x दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आपको लिखना है। अब मेरे ख्याल से बहुत आसान है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2IA बाई R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे कि इस लंबे फॉर्मूले को कैसे लिखना है। म्यू नॉट बाई 4 पाई 2a और I को गुना करने से होता है 2m बाई दिस। इसको जब शॉर्ट करेंगे तो आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2IA
बाई एक्स क्यूब। मान लीजिए कि अगर ये जो एक लूप है उसका मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार का है, तो अगर कई लूपें बना दी जाए तब क्या होगा। 10वीं क्लास चूंकि आपने पढ़ा हुआ है और मैं मानता हूं कि आपको चीजें याद हैं, तो इस तरह का एक सेटअप जिसमें कि कई लूप हों, लूप पर लूप हो, सारे लूपों में करंट का डायरेक्शन सेम हो, तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है, इस सिस्टम को हम सोलिनॉइड कहते हैं। इसमें सारी लूपें जो है, ध्यान दीजिएगा, अलग अलग पोजीशन पर हैं, परंतु उनका डायरेक्शन सेम है। इसलिए किसी भी एक जगह पर इन सबके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक होगा, हो सकता है मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, इसलिए हम एडिशन कर देंगे, सबके मैग्नेटिक फील्ड का तो बन जाएगा। अब ये जो सोलिनॉइड है आपका, मान लीजिए रेडियस r है, इसका लेंथ कुछ जरूरत नहीं है फिलहाल मानने की, और मान लीजिए कि n टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, मतलब 1 मीटर में n टर्न्स, स्मॉल n टर्न्स है। तो ध्यान दीजिए कि इतनी सारी लूपें जो यहाँ पे हजारों लूप्स हैं, उनके टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे। निश्चित रूप से इसको हम अलजेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते, हम इसको कैलकुलस की मदद से ऐड करेंगे, और इसको बताने का मेरा एक पर्पस है। इस मेथड से जब आप सोलिनॉइड का फील्ड निकालेंगे तो आपको नई इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो पहले हम लोग जरा इसको ट्रेनिंग में अपने शामिल कर लेते हैं। तो हमें निकालना है इस सोलिनॉइड के एक एक्सिस नाम के इस पॉइंट पर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, सो हम लिखेंगे बी ऑन एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड। तो आइए देखते हैं, बहुत ही सुंदर डेरिवेशन है, कंसेप्ट देगा, तो आप जरा सा इस पे गौर कर लीजिए। मान लीजिए इस पॉइंट पे निकालना है, तो इस पॉइंट से x दूरी पर जाइए और कुछ लूप्स चुनिए। क्योंकि हम सारी लूप्स को एक साथ नहीं यूज कर सकते, तो हम कुछ लूप्स को चुन लेते हैं। जब आपने x को चेंज किया तो ये थिकनेस हो गई dx। चूंकि n टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स हो गए n dx। और यहाँ पे टोटल करंट कितना हो गया, चूंकि हर एक टर्न में करंट आई है, इसलिए यहाँ पे टोटल करंट हो गई n i dx। अब आप इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लिख लीजिए, और इसकी वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। चलिए हम इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखें, तो आपको तो फॉर्मूला बताया हुआ है मैंने, तो dB का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक से ध्यान दीजिएगा, 2 i के बदले लिखेंगे ni dx इंटू एरिया यानी पाई r स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। इस हालत में ये इंटीग्रेशन होने से रहा, इसीलिए हम लोग इसका इंटीग्रेशन करने का एक नया उपाय खोजेंगे। चलिए हम लोग चीजों को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मान लीजिए कि हम इसको अगर जोड़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, हर बार तो वही हो रहा है, इसलिए अब आपको आदत भी बन गई होगी। तो tan थीटा का वैल्यू आप लिख सकते हैं r/x, तो क्या आप x का वैल्यू लिख सकते हैं r cot थीटा, तो क्या आप dx लिख सकते हैं -r cosec स्क्वायर थीटा डी थीटा। पूरे फिजिक्स में cot थीटा का इंटीग्रेशन यही आ रहा है, और ये जो नीचे लिखा हुआ है dx का तो वैल्यू हो गया यहां पे, और नीचे लिखा है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ध्यान दीजिएगा, तो ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ये होगा आर स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, और उस पे पावर 3/2 करेंगे तो ये 2 कट जाएगा और 3 बचेगा, इसलिए नीचे लिखेंगे dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक से ध्यान दीजिए, 2 ni पाई आर स्क्वायर, dx के बदले लिखेंगे ये लंबी चौड़ी चीज आर कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई, ये नीचे लिखेंगे आर क्यूब कॉसेक क्यूब थीटा। आप आराम से लिख सकते हैं, माइनस में रहेगा क्योंकि dx जब आपने किया तो cot का डिफरेंशिएशन में माइनस कॉस हो जाएगा। अब आप हर चीज को काट दीजिए, 2 पाई को यहां से काट के 2 लिख दीजिए, बाकी आर क्यूब पूरा कट गया, कॉसेक स्क्वायर एक कॉसेक थीटा बच गया, तो dB इक्वल टू आप लिख दीजिए म्यू नॉट बाई 2ni, म्यू नॉट बाई 2ni, कॉसेक थीटा नीचे है उसके बदले मैंने साइन थीटा ऊपर लिख दिया, माइनस में है, इंटीग्रेशन के लिए रेडी हो गए। देखिए कितना सिंपल हो गया, सिर्फ साइन थीटा बचा। अब आइए हम लोग लिमिट भर देते हैं, गौर कीजिएगा इस पर, यहां कंसेप्ट है।
लिमिट कैसे देंगे? देखिए ये एक्स एक्सिस है आपकी, इस एक्स एक्सिस से थीटा पे आपका एलिमेंट है, तो इस एंड का थीटा है थीटा 1 और यहां पे इस एंड का थीटा है थीटा 2। ये दोनों एंगल एक्स एक्सिस से ही लिए गए हैं, तो ये रैंडम थीटा है। रैंडम थीटा कोई भी थीटा थी जो वहां पे हमने ली थी, तो लिमिट होगी थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, इसलिए भर देंगे थीटा 1 से थीटा 2। और ध्यान दीजिए कि जब भरेंगे तो दोनों थीटा एक ही डायरेक्शन में, इसलिए b का वैल्यू होगा μ0 ni/2। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, यहां से गया तो कॉस थीटा, लिमिट जाएगा थीटा 1 से थीटा 2, b इक्वल टू μ0 ni/2 कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये रहा आपका आंसर। अब इस आंसर पे गौर कीजिए, अगर बहुत विशेष नहीं है, कोई भारी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अगर सोलिनॉइड बहुत लंबा हो, वेरी लॉन्ग इन्फिनाइट हो, तो अगर ये सोलिनॉइड इन्फिनाइट होगा तो ये थीटा बहुत दूर जाने का मतलब ये थीटा करीब करीब 0 होगा और इधर ये वाला थीटा करीब करीब 180 होगा। तो b इक्वल टू लिखेंगे μ0 ni/2 cos 180 यानी -1 cos 180 माइनस cos 0। आपका आंसर हो जाएगा b का वैल्यू μ0 ni। तो ध्यान दीजिएगा, इन्फिनाइट सोलिनॉइड के लिए एक्सिस पर फील्ड होता है b इक्वल टू μ0 ni, वेरी लॉन्ग सोलिनॉइड। एंड इफ, और उसके बीच में कहीं भी किसी भी पॉइंट पे, इफ यू आर एट द एंड, अगर आप एंड पे बैठे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसके किनारे बैठे हैं, तो अगर यहां पे बैठिएगा तो एक थीटा तो हो जाएगा 90 डिग्री और एक थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। आप ध्यान दीजिए, यहां पे अगर बैठ गए तो एक थीटा हो जाएगा 90 डिग्री और एक थीटा हो जाएगा 180 डिग्री, बहुत लंबा हो गया। तो यानी कि b का वैल्यू होगा μ0 ni/2। ये -1 रहेगा परंतु यहां 0 रहेगा, यानी हमको मैग्नीट्यूड के तौर पे 1 ही लेना है, इसलिए μ0 ni/2। यहां ध्यान दीजिएगा, सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड, लंबे सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है बीच में μ0 ni और एंड पॉइंट पर होता है μ0 ni/2। क्या पर्पस है कि मैंने इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन खींचा? ध्यान दीजिए कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल रहे थे और जब कूलम लॉ हमने पढ़ा था, तो उस समय भी हमने रॉड्स के लिए और रिंग के लिए क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकाली थी। पर्पस ये था कि आपको बता सकूं कि जो लॉ है उससे निकालने में, एक्सप्रेशन निकालने में काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज का सामना करना पड़ा है, उस समय भी करना पड़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम में। तो हम लोगों ने क्या किया कि पहले फील्ड निकाला, देखा बहुत मुश्किल है, तो हम लोगों ने फिर गॉस लॉ को इंट्रोड्यूस किया था। गॉस लॉ से फील्ड के कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो गए थे। उसी प्रकार से आज ये सारी जो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशंस, कॉम्प्लेक्स डेरिवेशंस आपने देखा, अगले क्लास में हम लोग इसको सिंपल कर देंगे। जैसे कि हम लोगों ने गॉस लॉ को लाया था सामने, गॉस लॉ ने जिस प्रकार से मदद की थी हमें डेरिवेशन को करने में, उसी प्रकार से अब हम लोग अगले क्लास में एम्पियर्स रूल को लाएंगे। एम्पियर्स रूल इस मैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक इफेक्ट है इस पोर्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल जैसे उधर गॉस लॉ था। तो मेरी उम्मीद है कि आप इस डेरिवेशन को एक बार पढ़ लेंगे, ये सब डेरिवेशंस के जो आउटकम है इसको आप देख लेंगे। हम लोग एम्पियर्स रूल पढ़ने के बाद फिर से एक बार इस डेरिवेशन को करेंगे ताकि आसान हो, और तब हम लोग कुछ नई इंफॉर्मेशन सोलेनॉइड के बारे में लेंगे और कुछ क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, चीजों को रिवाइज करते रहिए। जब तक फिर ना मिले तब तक थैंक यू।